शासकीय सेवाओं में आने के लिए आपके जीवन में जैसा कि इस शासकीय सेवा में आने के पहले मेरी पढ़ाई मैंने आप अब तक के सफर को शासकीय सेवाओं शासकीय सेवक में अभी चैलेंज तो ये मान के चलो कि के दौरान कई बार देखा है कि हमलावर हो जाते हैं जो खनिज माफिया हम लोग जो भी काम कर रहे हैं काफ़ी कई मतलब चीज़ों का सामना है। ग्वालियर में लोहे की और कहाँ कहाँ खदानें काफ़ी समय से यहाँ पे ग्वालियर से की जो खदान है किस तरह से ये भारत सरकार खान मंत्रालय के जो नियम मिलने की भी संभावना भूरिया जी ये भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अभी हमारे यहाँ एक प्रपोजल भेजा था कुछ को कई गुना कर दिया। जैसे राजस्व की बात आती है तो ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध उत्खनन पर रोक लगी है, कितना चैलेंज है अवैध उत्खनन? अभी जैसे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए हम लोग पहले नदी में अवैध उत्खनन किया जाता है। जो पनडुब्बी डाल के रेत निकालते हैं टोटली वे अवैध है। मैं हूं नितेश शर्मा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्वालियर के तेज तर्रार खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया जी। भूरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद आप। भूरिया जी, शासकीय सेवाओं में आने के लिए आपके जीवन में कितना संघर्ष रहा, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि इस शासकीय सेवा में आने के पहले मेरी पढ़ाई मैंने करी मेहनत से जी। मैंने जियोलॉजी से एमएससी किया होलकर साइंस कॉलेज से। उसके बाद मैंने एमएससी टेक किया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। उसके बाद मेरा स्ट्रगल चलता रहा। उसके बाद मैंने फेलो जियोलॉजिस्ट के रूप में गांधीनगर में काम किया और मैं 2009 से एमपीपीएससी सिलेक्ट होकर जियोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ मोतीमहल पदस्थ हुआ। मुझे लास्ट 4 साल के उसमें मैं भी ग्वालियर माइनिंग ऑफिसर का चार्ज। आप अब तक के सफर को शासकीय सेवाओं में कैसे देखते हैं? कितना चैलेंज है आज के टाइम में शासकीय सेवाओं में काम करना? शासकीय सेवक में अभी चैलेंज तो ये मान के चलो कि काफ़ी है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना पड़ता है। जैसे भी गवर्नमेंट काम पहले तो बहुत ईजी हुआ करते थे, अभी इजी करने के लिए अपने को टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा अभी टेक्नोलॉजी और ऑफलाइन को दोनों मोड में अभी चलना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टफ है। आने वाले सालों में अगर टेक्नोलॉजी पूरी यूज हो जाएगी तो टेक्नोलॉजी से बहुत सरल काम हो जाएंगे, क्योंकि जो काम हम मैन्युअली नहीं कर पाते हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। खनिज क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान कई बार देखा है कि हमलावर हो जाते हैं जो खनिज माफिया जो रहते हैं, तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना एक सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या कभी आपके घर वालों ने, परिजनों ने आपसे कहा है नहीं ये डिपार्टमेंट चेंज कर दो? कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, ऐसा तो घर वालों ने नहीं कहा है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं काफ़ी कई मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी सूझबूझ से और प्री प्लानिंग से हम लोग काम करते हैं। अभी तक ऐसी कोई हमारे सामने घटना नहीं हुई और होती है थोड़ी बहुत तो हम उसको अपने स्तर से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि टफ तो है अवैध उत्खनन परिवहन को रोकने के लिए, पर हमारी प्लानिंग से हम लोग सक्सेस होकर हम कार्रवाई कर लेते हैं। भूरिया जी, सफ़ेद पत्थर के बाद अब लोहा भी कहीं ना कहीं ग्वालियर की पहचान बनने जा रहा है, तो कितनी संभावना है ग्वालियर में लोहे की और कहाँ कहाँ खदानें स्वीकृत की जा सकती हैं ग्वालियर? विस्तार से बताएं दर्शकों। जैसे हम लोग अभी काफ़ी समय से यहाँ पे ग्वालियर सिर्फ फर्जी पत्थर और सफ़ेद पत्थर के नाम से ही फेमस था। अभी आने वाले सालों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे लिथोलॉजी आइडेंटिफाई करी है जो बुंदेलखंड ग्रेनाइट और विंध्यांश के बीच में कुछ उन्होंने क्लू आइडेंटिफाई किए हैं, जिसकी डिटेल मैपिंग भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। उसमें अगर कोई अपने को आयरन और या मेजर कोई भी डायमंड जैसे कोई भी मेजर मिनरल मिलते हैं और एक्सकेवेटेड जैसे होते हैं तो फिर उसकी काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में ऐसी कोई माइंस डेवलप नहीं हुई। वर्तमान में अभी ग्वालियर में 3 माइंस हैं जो लो ग्रेड और आयरन और में चल रही है, और बाकी जैसे जैसे अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और नए खनिज की खोज होती है तो ग्वालियर के लिए बहुत बेहतर होगा। लोहे की जो खदान है किस तरह से स्वीकृत की जाएंगी? जो लेना चाहते हैं खदान लीज पर, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी स्वीकृति? ये भारत सरकार खान मंत्रालय के जो नियमानुसार हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में जो आयरन और की खदान है वो ई नीलामी की प्रोसेस से होती है, चाहे वो निजी ज़मीन है चाहे शासकीय ज़मीन है, ई नीलामी होगी
हम लोग यहाँ से प्रस्ताव और सारी एनओसियाँ लेके प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजेंगे। गवर्नमेंट फिर शासन से ई ऑक्शन कराएगा। ई ऑक्शन में जो भी H1 बिडर्स रहेगा, आगे उसकी फॉर्मेलिटी, माइनिंग प्लान और सारी फॉर्मेलिटी उसी के नाम से होगी। ग्वालियर में हीरा मिलने की भी संभावना भूरिया जी मिली देखी गई है, तो किस तरह से खनिज विभाग द्वारा हीरा को खोजा जाएगा? क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है हीरा के लिए? ये भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अभी हमारे यहाँ एक प्रपोजल भेजा था, कुछ एरिया है अपना जिसमें शिवपुरी का कुछ पार्ट है, कुछ ग्वालियर का है। इन दोनों पार्ट की जो सीमा है, उस सीमा में उनको कुछ क्लू मिले होंगे। उस हिसाब से वो पहले वो रीजनल जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल मैपिंग करेंगे। इस प्रकार की यहाँ पे आया था। ग्वालियर में पहले देखा गया था कहीं ना कहीं जो खनिज विभाग में राजस्व की कई कमी मानी जाती थी। आपने जैसे ही पद प्रभार संभाला, उसके बाद आपने राजस्व को कई गुना कर दिया। तो क्या मानते हैं, राजस्व को बढ़ाना कितना चैलेंजेस किस तरह से आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया? जैसे राजस्व की बात आती है तो ग्वालियर चंबल संभाग में मेनली गिट्टी का कारोबार है। अगर गिट्टी पे अंकुश लग जाता है तो हमारा राजस्व बढ़ जाता है। इस प्रकार हमने अवैध उत्खनन परिवहन में अच्छी कार्रवाई करी लास्ट ईयर, उससे भी हमको रेवेन्यू अच्छा मिला। और हमने कुछ खदानें नई स्वीकृत कराई, उससे भी हमको काफ़ी राजस्व मिला है। इस प्रकार हम लोग सतत कार्रवाई कर रहे हैं और हम कर रहे हैं कि अच्छा 100% अचीव कर लें। जी, पहले अवैध उत्खनन की खबरें मिलती थी, अब कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन पर रोक लगी है। कितना चैलेंज है अवैध उत्खनन को रोकना? किस तरह से आपने प्लानिंग की, आपने अवैध उत्खनन को रोका? हमारे दर्शकों को बताएं। अभी जैसे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए हम लोग पहले प्लानिंग करते थे और पहले फील्ड में जाते थे। कहीं अगर मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, या कहीं कोई शिकायत आती है या कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हमारी टीम उस पर क्विक डिसीजन लेती थी। वर्तमान में भी एक गवर्नमेंट ने भी एक ऑनलाइन टिगर जनरेट किया है, इसमें हमारे मोबाइलों पे हम जानकारी आती है, हम उसमें यहाँ से उसकी लोकेशन लेके और हम उस पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार हम अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करते हैं। कई बार शिकायतें मिलती हैं पनडुब्बी डालकर नदी में अवैध उत्खनन किया जाता है रेत का, तो ऐसे में कितना चैलेंज है कि कार्रवाई करना, नदी में जाके कार्रवाई करना? कैसे पनडुब्बियों पर कार्रवाई की जाती है खनिज विभाग के द्वारा? ये जो पनडुब्बी डाल के रेत निकालते हैं टोटली अवैध है और इस पे हम कार्रवाई करने के लिए हमको बड़ी प्लानिंग करना पड़ती है, क्योंकि नदी में तैराक हमको ढूंढना पड़ते हैं। पहले से हमको तैराक, उसके साधन, उसको विधिनिष्ठ करने के लिए उसके साधन की आवश्यकता रहती है, वो हम पहले तैयार करते हैं, उसके बाद ही हम फील्ड के लिए मूवमेंट करते हैं। अगर पनडुब्बी चलती हुई पाई जाती है तो हम उसको तैराक से बाहर निकलवा के फिर उसको विधिनिष्ठ करते हैं। अगर खनिज माफिया अवैध उत्खनन करता है तो खनिज विभाग द्वारा क्या कुछ ठोस कार्रवाई की जा सकती है जिससे खनिज माफियाओं के अंदर डर हो? क्या नीति है खनिज विभाग की? जी भूरिया जी। अभी खनिज में जो भी अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण के जो केस बनते हैं उसमें हम 2022 के तहत उसकी कार्रवाई करते हैं। इसमें ठोस ये है कि उसमें आजकल उसमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति अलग से उसको कंपनसेशन लगता है, जो कि अधिक मात्रा में पैसा रहता है, उस वजह से अभी काफ़ी अंकुश लगता है। आम इंसान सोचते हैं कि बाहुबली धनवान जो लोग हैं वही खनिज के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। क्या आम इंसान भी खनिज के क्षेत्र में निवेश कर सकता है? कितनी संभावना है आम इंसान के लिए भूरिया जी? अभी जैसे आम जनता और आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा नियम निकाला है 2021 में। उसमें ये है कि जो भी एसटी कैटेगरी के होंगे या एसटी महिला का समूह होगा उनको पहले प्राथमिकता देते हैं। इस वजह से जैसे आवेदन लगता है तो हम उसको पब्लिक के लिए विज्ञप्ति निकालते हैं, उसमें जो भी आवेदन आते हैं उसको एक ही डेट का आना हुआ मान्य करते हुए उसको हम नियम 18 के तहत जो भी उसके प्राथमिकता आती है उस हिसाब से उसको करते हैं। तो इसमें एसटी कैटेगरी या गरीब रेखा वालों को प्राथमिकता मिलती है। कई बार देखा गया है जो ठेकेदार हैं वो रॉयल्टी की जगह टोकन प्रक्रिया लागू कर देते हैं। कितना सही है ये टोकन प्रक्रिया भूरिया जी? आपके भी संज्ञान में कई बार आया होगा। ये हमारे संज्ञान में आया है। ये टोकन जो है इनका जो एंट्री पॉइंट रहता है वहाँ से वो लोग टोकन देते हैं, तो उसके बाद जब गाड़ी भर के आती है तो उसी टोकन की उसकी रॉयल्टी कटती है। बट ऐसा कभी कभी होता है कि वो टोकन से ही अपना
पूरा परिवहन करते हैं। तो ऐसे कोई अगर आते हैं हमारे संज्ञान में और हमें जांच के दौरान मिलते हैं तो उसमें अवैध परिवहन का ही प्रकरण पंजीबद्ध होता है और टोटली वैध होता है उससे परिवहन करना, क्योंकि टोकन तो सिर्फ उसकी रॉयल्टी कटने तक का रहता है। रॉयल्टी कट जाती है तो टोकन का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि फिर भी कोई लोग टोकन से ही पूरा परिवहन करते हैं, वो टोटली अवैध होता है। भूरिया जी, उत्खनन भी हो और पर्यावरण भी संतुलन रहे, ऐसे में क्या कुछ नीति है खनिज विभाग की? इसमें पर्यावरण को संतुलन करने के लिए हमारे CSR में फंड होता है जी। और इनको माइनिंग प्लान के अनुसार इनका जो प्लांटेशन करना रहता है पर ईयर, वो उनके माइनिंग प्लान में फिक्स रहता है। ये जो उत्खनन पट्टे जितने भी क्वेरीलीज हैं उनकी बाउंड्री के आसपास प्लांटेशन और पानी छिड़काव और ये सारी कंपलसरी रहता है। खनिज विभाग पर नज़र रखने के लिए जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है उसे रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत सरकार करने जा रही है, तो किस तरह से ये मोबाइल एप्लीकेशन काम करेगा भूरिया जी? ये मोबाइल पे अपनी एक ईमेल आईडी बनेगी, चाहे इंस्पेक्टर हो, माइनिंग ऑफिसर हो, और एक ऐप डाउनलोड होगा। उस ऐप डाउनलोड के थ्रू हम उसको ऑन करेंगे। जहाँ जहाँ अवैध उत्खनन के टिगर आते हैं हम उसको ट्रेस करके उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। उसको जहाँ भी होता है वो हमको हर महीने उसका अलर्ट आता है। इस तरह हम उसको चेक कर लेते हैं। AI के माध्यम से जो अवैध भंडारण करते थे उस पर भी नज़र रखी जाएगी? बिल्कुल, इस पर भी रखी जाएगी। अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण तीनों पे रखी जाएगी। और साथ ही अभी परिवहन के लिए हमने ग्वालियर में 2 चेक गेट लगाए हैं जो कैमरे से उसको डिटेक्ट करेगा गाड़ियों को, और उस पर पेनल्टी भी इम्पोज करेगा। वो हमें बता देगा कि कौन सी इलीगल है, ओवरलोड है, वो सारा उसमें डिटेक्शन होना, वो भी अभी विदिन 1 या 2 महीने में काम चालू हो जाएगा। भूरिया जी, मेरा अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है, आप जब भी फील्ड में कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि फील्ड में विभाग द्वारा कहीं ना कहीं संसाधन की कमी है जिसके चलते कई बार कार्रवाई नहीं हो पाती? कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास संसाधन कम होते हैं, उस वजह से हम प्रॉपर वहाँ पर जो एक्शन टेकन होता है वो नहीं हो पाता है। क्योंकि हमें जैसे कोई गाड़ी हम पकड़ते हैं, फिर वो अगर ड्राइवर छोड़ के भाग जाता है तो उसको थाने तक ले जाने में हमें काफ़ी समस्या करना पड़ती है। अगर इस तरीके की अगर समस्या सॉल्व हो जाए तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया भूरिया जी। नमस्कार।